आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री राम बाबू जी हमारे साथ हैं। तो मैं सर से पूछना चाहता हूं कि जो आने वाले टाइम में हमारा एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है और मैनेजमेंट की जो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लड़ाई चल रही है, इसके लिए हम आने वाले 23 तारीख को जो हम स्ट्राइक भी करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा मेंबर्स को थोड़ा एजुकेट कर दीजिए कि हम स्ट्राइक में क्यों जा रहे हैं, हम इस एजुकेशन में क्यों आ जा रहे हैं और हमारी मैनेजमेंट की लड़ाई का असली मकसद क्या है, क्या मतलब है। सेंट्रल बैंक के अंदर अभी तक रोटेशनल पॉलिसी के रूप में कुछ पॉलिसी है नहीं। एक 2-3 साल से मैनेजमेंट यही पूछ रहे थे हमको एक रोटेशनल पॉलिसी बना लेना, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट से बार बार ये डायरेक्शंस आते जा रहा हमको। 3 साल के बाद एक सेंसिटिव पोजीशंस में जो क्लरिकल स्टाफ काम करते हैं उनको आप रोटेशन में लेके आओ, रोटेशन करो करके, इसलिए आप रोटेशन मान लो। हम भी मान लिए थे। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले खाली ये बताए थे 3 साल के बाद उनको डिपार्टमेंट से हटा दो, लेकिन किधर डालना है किधर हटाना ये लोग नहीं बताए थे। तो इसलिए हम ये बताए थे बाकी का बैंकों में जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के आधार पर यहाँ पे भी एक पॉलिसी बना देंगे। तो ये डिस्कशंस में हम ये प्रपोजल दिए थे, एक आदमी अगर 3 साल कंप्लीट करेगा तो उनको 30 किलोमीटर के दूर पर एक अगर ब्रांच रहे तो वो ब्रांच में एडजस्ट कर लो। अगर कोई दूसरा आदमी वहाँ पे 3 साल 5 साल कंप्लीट किया आदमी रहता है उनको इधर डाल दो करके। अगर जब मैनेजमेंट हमसे पूछे थे 30 किलोमीटर के अंदर अगर ब्रांच नहीं रहेगा तब इसको क्या करने का, हमने ये बताए थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो डिस्ट्रिक्ट से एम्प्लॉय 3 साल 5 साल कंप्लीट करता है वो डिस्ट्रिक्ट में आप रोटेट करो करके हम बताए थे। शुरू में ये आप ले लीजिए, उसके बाद 1-2 साल के बाद फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट अपने को हमारे साथ एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में उसको बैकआउट कर दिए। तो उसका वजह से अभी 23 को स्ट्राइक को करना पड़ेगा। क्या, क्योंकि मैनेजमेंट ये बता रहे हम डिस्ट्रिक्ट से हम संतुष्ट नहीं है, हम ये चाहते हैं क्लरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ दोनों को स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र करने का। तो उसको वो लोग प्रस्ताव कर रहे हैं शास्त्रीय अवार्ड के हिसाब से करना है। अगर स्टेट के अंदर ये छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उसमें एम्प्लॉय का टोटल फैमिली लाइफ पूरे डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई बैंक में ये पॉलिसी है नहीं। तो इसलिए सेंट्रल बैंक में जब पहली बार रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी आ रहा है, ये पॉलिसी 30 किलोमीटर बेसिस पे आप कर लो। उसके अगर 30 किलोमीटर में ब्रांच नहीं तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर करो, उससे ज़्यादा हम मानने के लिए हम तैयार नहीं, कोई बैंक में है नहीं। इसलिए स्ट्राइक हो रहा है 23। मैनेजमेंट को मानना ही पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट स्टेट लेवल ट्रांसफ़र करेगा हम इंडेफिनेट स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार है। इसलिए 23 को स्ट्राइक पे सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो शास्त्रीय अवार्ड है मेंबर्स के बीच में आज भी ये सवाल है कि आखिर ये शास्त्रीय अवार्ड क्या है। शास्त्रीय अवार्ड अगर इम्प्लीमेंट होता है तो शास्त्रीय अवार्ड इम्प्लीमेंट होने से, जैसे हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली वालों को जो भी दिल्ली के अवार्ड स्टाफ हैं उनको किस तरह की दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ मेंबर्स के दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान, इन स्टेटों में शास्त्रीय अवार्ड अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इन स्टेटों को ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें दिल्ली में है, दिल्ली में हमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शास्त्रीय अवार्ड क्या है इसको थोड़ा डिटेल में बता दें और इससे दिल्ली वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा इसके बारे में बताएं। देखो, ये 1969 में जब बैंकिंग इंडस्ट्री नेशनलाइज हुआ था, उससे पहले कई साल 200 साल बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में है। टाटा सेंट्रल बैंक चला रहे थे, बिरलास यूको बैंक चला रहे थे, चेट्टियार इंडियन बैंक चला रहे थे। तो ये कम्युनिटी के इंटरेस्ट के ऊपर आधार पर ये बैंकों को चला रहे थे। तो वो टाइम पे बैंक एम्प्लॉइज़ का जो भी होए वेजेस है, वो जो भी ग्रीवेंसेस है, वो गवर्नमेंट को जब रिफ़र होते थे प्राइवेट इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट एक रिटायर्ड जज को अपॉइंट करते थे करके ये इशू, ये ग्रीवेंस जो बैंक एम्प्लॉइज़ रेज किए थे उसको आप सोल्यूशन बता दो करके एक रिटायर्ड जज को रखते थे। वो रिटायर्ड जज, ये शास्त्री का नाम पे एक रिटायर्ड जज था, उनको ये ग्रीवेंसेस रिफ़र किए थे। उसमें मैनेजमेंट भी रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्लॉय यूनियन भी रिप्रेजेंट करेगा। 1950s में जो शास्त्री रिटायर्ड जज का रूप में एक अवार्ड दिया था,
वो अवार्ड में क्या किया था, अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट को अगर एम्प्लॉय का सर्विसेज यूटिलाइज करने में अगर रिक्रूटमेंट अगर करने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो जो लिंग्विस्टिक एरिया होता है, क्योंकि लैंग्वेज जब सब कुछ सब जानते हैं, वो लैंग्वेज एरिया में इनको ट्रांसफ़र करने के लिए मैनेजमेंट को राइट दिया था 1950s में। तो उसका मतलब दिल्ली में जो लोग काम करते हैं उनको लैंग्वेज मदर टंग हिंदी होता है, राजस्थान वालों को भी हिंदी होता है, उत्तर प्रदेश वाला मदर टंग हिंदी होता है, बिहार का हिंदी होता है, मध्य प्रदेश वालों का हिंदी होता है। सो जो लोग हिंदी बात करने का जो एरियाज होते, एरियाज के अंदर उनको ट्रांसफ़र करने का अधिकार 1950s में मैनेजमेंट्स को दिए थे, लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। उसके बाद कई सेटलमेंट्स हुआ था, 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था, ट्रांसफ़र पॉलिसीज आए थे। सो शास्त्री अवार्ड 1950s में जब इम्प्लीमेंट हुआ था, बाद में कौन सा भी बैंक में एक ये शास्त्री अवार्ड इम्प्लीमेंट नहीं किए। इतने साल के बाद, 70 साल के बाद अभी मैनेजमेंट पूछता है पुराना जो शास्त्री जो अवार्ड दिया था वो अवार्ड से हमको अधिकार है क्या। अगर सेंट्रल बैंक में मैनेजमेंट शास्त्री अवार्ड इम्प्लीमेंट करता है, करे तो दिल्ली वालों को राजस्थान ट्रांसफ़र कर सकते, दिल्ली वालों को ले जाके उत्तर प्रदेश ट्रांसफ़र कर सकते, क्योंकि हिंदी भाषा है तो शास्त्री अवार्ड वो बोलता है। वो हम नहीं मानते। उसके बाद बहुत सेटलमेंट्स हुए थे, इसलिए शास्त्री अवार्ड मर गए से सेटलमेंट है वो, तो शास्त्री अवार्ड को मानने का सवाल ही नहीं। तो विद इन द स्टेट भी हम नहीं मानते, कोई बैंक में नहीं है विद इन द स्टेट ट्रांसफ़र करने का। सो ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से सेंट्रल बैंक के अंदर भी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से खड़ो करके हम ये बता दें। वही शास्त्री अवार्ड के बारे में ये हिस्सा था।